हेलो बच्चों। सभी बच्चे अपनी अपनी साहित्य सागर की पुस्तक खोल लीजिए। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको साहित्य सागर का पार्ट 2 का की आधा समझाया था, तो अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए पृष्ठ नंबर 11 पर काकी पाठ शुरू करते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अन्य मनस्क मतलब उनका मन कहीं और लगा रहता था। तो उन्होंने श्यामू ने जब उनसे पतंग मांगने की इच्छा जाहिर की, उन्होंने श्यामू को ऐसी अनमने भाव से जवाब दे दिया, अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। इस गद्यांश का मीनिंग समझेंगे। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, मतलब बहुत बेचैन था। वो अपनी इच्छा रोक नहीं सका क्योंकि विश्वेश्वर जो उसके पिताजी थे, उन्होंने उसको ऐसे ही जवाब दे दिया था कि मंगा दूंगा। तो उसको एक तरकीब सूझी। उसने एक जगह खूंटी पर अपने पिताजी का कोट टंगा हुआ था, वो देखा। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई न दिया। तो उसने एक स्टूल सरकाया और ऊपर चढ़कर अपने पिताजी के कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके, अर्थात एक चवन्नी चुराकर वह वहाँ से भाग गया। अगला गद्यांश देखिए। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क मतलब हम उम्र, उसी की उम्र का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। उसने श्यामू से कहा कि अपनी दीदी से कहकर चुपचाप से एक पतंग और एक रस्सी, एक डोर मंगा दो, और यह काम खूब अकेले में करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। अब जब पतंग आ गई तो एक अंधेरे कमरे में वो गए दोनों, और उसमें पतंग में डोर बांधने लगे। श्यामू ने धीरे से अपने दोस्त से कहा, भोला अगर तुम किसी से नहीं कहोगे तो तुम्हें एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। अब श्यामू के मन में जो चल रहा था वो उसने अपने दोस्त भोला को बताया। उसने कहा कि वह यह पतंग ऊपर भगवान के पास भेजेगा और इसे पकड़कर जो उसकी माँ जो हैं वो भगवान के पास चली गई हैं, वो नीचे उतरेंगी। वो कहता है आगे, मैं लिखना नहीं जानता, मुझे लिखना नहीं आता, नहीं तो मैं इस पर उनका नाम भी लिख देता, अपनी माँ का नाम भी लिख देता। अगला गद्यांश देखें। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला ने श्यामू को यह कहा कि तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक समस्या है, एक कठिनता है। यह डोर पतली है, ये जो रस्सी है यह पतली है, इसे पकड़कर जो है तुम्हारी माँ नीचे नहीं आ पाएंगी, यह टूट जाने का डर है। और फिर कहता है वो कि अगर पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब श्यामू ने जब भोला के मुंह से यह सुना तो वह गंभीर हो गया। उसने सोचा कि इसने उपाय तो बहुत अच्छा सुझाया है भोला ने, लेकिन अब कठिनता यह थी, समस्या यह थी कि मोटी रस्सी मंगाई कैसे जाए, क्योंकि पैसे तो उनके पास है नहीं। और कहता है घर के आदमी जो उसकी काकी को, जिनके मन में दया भाव है ही नहीं, जला के आ गए हैं उसकी माँ को, वे उसे इस काम के लिए पैसे नहीं देंगे। और उस दिन श्यामू को जो है सारी रात चिंता के मारे नींद नहीं आई। अगला गद्यांश देखें। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे।
एक रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। अब पहले दिन की तरकीब से ही दूसरे दिन भी श्यामू ने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया चुरा लिया और ले जाकर अपने साथी भोला को दे दिया और उसे कहा, किसी को मालूम ना चले तो अच्छी अच्छी सी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी पड़ेगी। और जवाहर भैया, उसके पड़ोस में ही एक भैया रहते थे जवाहर, कहता है उनसे कागज़ पर मैं काकी का नाम लिखवा के रखूँगा, उनके नाम की चिट रहेगी तो पतंग सीधा उन्हीं के पास जाएगी। अब अगला पृष्ठ देखिए, पेज नंबर 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। जब इस काम को करते करते 2 घंटे हो गए तो श्यामू और भोला बड़े खुशी खुशी अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्ल मन मतलब खुशी खुशी से, अकस्मात मतलब अचानक ही, शुभ कार्य में जैसे विघ्न आ जाता है कोई, उसी तरह से उग्र रूप धारण किए हुए मतलब गुस्से में उसके पिताजी वहाँ आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाया, उन्होंने डांटा और बोला, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है, पूछा उनसे। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया, बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया, मतलब मुखबिर मतलब भेद खोलने वाला, जो भेद एकदम प्रकट कर देता है। तो भोला ने चुपचाप से एक ही बारी में बता दिया, बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, चोरी की थी मतलब। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, यह किसने मंगाई? विश्वेश्वर ने यह सुनते ही श्यामू को 2 थप्पड़ जड़ते हुए कहा कि तू चोरी सीख कर जेल जाएगा, अब तुझे मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। और फिर उसके तमाचे जड़े और उसका कान मलने के बाद उसकी पतंग को फाड़ दिया। अब रस्सियों की ओर, अब विश्वेश्वर की नज़र जो है रस्सियों की ओर गई और ये पूछा कि किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। अब विश्वेश्वर को बहुत बुरा लगा। उन्हें ये नहीं पता था कि श्यामू ने ये पतंग किस लिए मंगाई, वह इसमें रस्सी क्यों बांध रहा था, इसे कहाँ भेजेगा। लेकिन जैसे ही उन्हें कारण पता चला, उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वह कुछ सोचने समझने की शक्ति में नहीं रहे और उन्होंने जब फटी हुई पतंग को उठाकर देखा तो उसके चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। तो वह पूरी बात समझ गई। आपका ये पाठ पूरा हो गया। काकी, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए और इसी के अनुसार जो भी गृह कार्य आपको मैं दूंगी उसे आप करिए। अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी तरह से उनके आंसर लिखिए और मेरे पास कर भेजिए।